नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा ये टॉपिक है मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। मनोविज्ञान के संप्रदाय स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान के संप्रदाय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय प्रमुख रूप से कौन कौन से थे जिन्होंने शिक्षा को भी प्रभावित किया। ठीक, ऐसे संप्रदायों की चर्चा करने जा रहे हैं। एक संक्षिप्त सी रूपरेखा हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहले संप्रदाय है संरचनावाद। कुछ संप्रदाय हैं, पहले बताते हैं कौन कौन से हैं। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद जिसको गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद, क्षेत्र सिद्धांत, पूर्णांगवाद, प्रेरकीयवाद जैसे आप देख रहे हैं। तो इन्हीं पर हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला संप्रदाय है संरचनावाद। संरचनावाद जैसे हम बात करते हैं, हमने इससे पहले के वीडियो में चर्चा की थी कि संरचनावाद के जो प्रतिपादक थे वो विलियम वुंड और टिश्नर महोदय थे। विलियम वुंड और टिश्नर महोदय ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जिसको वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहा जाता है, में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की शुरुआत की और मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रायोगिक कार्यों की शुरुआत की, प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके। तो इसलिए विलियम वुंड को और टिश्नर महोदय को, स्पेशली विलियम वुंड को संरचनावाद या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, इनके द्वारा सबसे पहले विलियम वुंड के द्वारा और अनौपचारिक रूप से 1879 में मनोविज्ञान में संरचनावाद की स्थापना की गई। लेकिन फिर 1898 में टिश्नर ने इसको औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की। इसमें जो संरचनावाद है, संरचनावाद में मनुष्य की चेतना, संरचनावाद में बताया गया, संरचनावाद में कहा गया कि मनुष्य की चेतना विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है। संरचनावाद में बताया गया कि मनुष्य की चेतना जो है वो विभिन्न मानसिक क्षमताओं और क्रियाओं का योग है, और इसी पर उन्होंने चर्चा की। कुछ मनोवैज्ञानिक जो संरचनावाद है, संरचनावाद को अंतर्दर्शनवाद भी कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक संरचनावाद को अंतर्दर्शनवाद भी कहते हैं। तो संरचनावाद मनोविज्ञान की स्थापित रूप से पहली विचारधारा है, पहला स्कूल है, पहला संप्रदाय है। 1879 में संरचनावाद का प्रतिपादन होता है, स्पेशली विलियम वुंड महोदय के द्वारा। विलियम वुंड महोदय को संरचनावाद या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह संरचनावाद का है। फिर दूसरे संप्रदाय पर आते हैं, दूसरी विचारधारा पर आते हैं, दूसरे स्कूल पर आते हैं, तो है प्रकार्यवाद, जिसको फंक्शनलिज्म कहते हैं। प्रकार्यवाद 1899 या 1900 के आसपास प्रकार्यवाद की स्थापना होती है। प्रकार्यवाद में दो संप्रदाय होते हैं। प्रकार्यवाद जो है फंक्शनलिज्म जिसको कहते हैं, इसमें दो संप्रदाय होते हैं। एक शिकागो संप्रदाय होता है और दूसरा कोलंबिया संप्रदाय होता है। शिकागो संप्रदाय जिसमें जॉन डीबी, विलियम जेम्स, विलियम एंजिल और हार्वेकर, जॉन डीबी, विलियम जेम्स, विलियम एंजिल और हार्वेकर ये प्रमुख होते हैं। ठीक, ये शिकागो संप्रदाय के होते हैं। जॉन डीबी, विलियम जेम्स, एंजिल और हार्वेकर ये शिकागो संप्रदाय के होते हैं। और दूसरा संप्रदाय जो प्रकार्यवाद का होता है वो कोलंबिया संप्रदाय होता है। कोलंबिया संप्रदाय में वुडवर्थ और थॉर्नडाइक प्रमुख रूप से होते हैं। कोलंबिया संप्रदाय में वुडवर्थ और थॉर्नडाइक प्रमुख रूप से होते हैं। वुडवर्थ ने एक पुस्तक लिखी, समकालीन मनोवैज्ञानिक संप्रदाय। वुडवर्थ ने एक पुस्तक लिखी थी, समकालीन मनोवैज्ञानिक संप्रदाय पुस्तक लिखी, जिसने मनोविज्ञान को एक नया स्वरूप प्रदान किया।
और जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में विलियम जेम्स और जॉन डीवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विलियम जेम्स और जॉन डीवी महोदय का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में रहा है। एक डिफिनेशन है ई.जी. बोरिंग के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की समुचित पृष्ठभूमि। ई.जी. बोरिंग के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की समुचित पृष्ठभूमि प्रकार्यवाद है, जिसने मनोवैज्ञानिकों को समाज तथा प्राणी या व्यक्ति के लिए उपयोगी अध्ययनों की स्वतंत्रता प्रदान की है। फिर से एक बार सुन लीजिए। ई.जी. बोरिंग महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की समुचित पृष्ठभूमि प्रकार्यवाद है, जिसने मनोवैज्ञानिकों को समाज तथा प्राणी या व्यक्ति के लिए उपयोगी अध्ययनों की स्वतंत्रता प्रदान की है। जेम्स तथा डीवी शिक्षा मनोविज्ञान को दार्शनिक अनुमोदन प्रदान किया। जेम्स तथा डीवी ने शिक्षा मनोविज्ञान को दार्शनिक अनुमोदन प्रदान किया, ऐसा बोरिंग महोदय का मानना है। थॉर्नडाइक की एक पुस्तक आती है 1913 में, 1903 में, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, ये 3 खंडों में प्रकाशित होती है। इसने शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा की थी। फिर बात करते हैं तीसरे विचारधारा की, व्यवहारवाद विचारधारा जो है, जैसे हमने इससे पहले भी चर्चा की कि व्यवहारवाद के जो प्रमुख विचारक थे वो जे.बी. वाटसन महोदय थे। जे.बी. वाटसन महोदय पर्यावरण को ज्यादा महत्व देते थे। जे.बी. वाटसन महोदय पर्यावरण को ज्यादा महत्व देते थे। जे.बी. वाटसन महोदय ने प्राणी के व्यवहार को मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में तथा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण को इसकी अध्ययन विधि के रूप में स्वीकार किया। जो जे.बी. वाटसन महोदय थे, उन्होंने प्राणी के व्यवहार को जे.बी. वाटसन महोदय ने प्राणी के व्यवहार को मनोविज्ञान की विषय वस्तु के रूप में तथा वस्तुनिष्ठ निरीक्षण यानी कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच को इसकी अध्ययन विधि के रूप में स्वीकार किया। ठीक, वाटसन के अनुसार प्राणी को समझने के लिए, वाटसन महोदय कहते हैं, प्राणी को समझने के लिए उसके शरीर के कार्य, इंद्रियों की चेष्टाएं और बाहरी क्रियाओं को देखना और समझना चाहिए, तभी आप प्राणी के व्यवहार को समझ पाएंगे। मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच उसके व्यवहार और क्रियाओं से होती है। वाटसन महोदय कहते हैं कि मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच उसके व्यवहार और क्रियाओं से होती है। वाटसन के अलावा व्यवहारवाद में आपके आई.पी. पावलोव, जिन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम का दिया था, उन्होंने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था और उनके अध्ययन के कारण ही उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ साथ मैक्स मेयर, वीस, हल और टालमायन भी प्रमुख व्यवहारवादी विचारधारक माने जाते हैं। इसके बाद बात आती है समग्रवाद की। चौथा संप्रदाय या चौथा स्कूल जो था वो समग्रवाद था। समग्रवाद यानी कि गेस्टाल्ट जिसको कहते हैं, इसकी उत्पत्ति जर्मनी में होती है। गेस्टाल्ट शब्द जो है वो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रूप, आकृत, आकार, पूर्णाकार, समग्र या प्रतिदर्श भी कहते हैं इसको, गेस्टाल्ट को। इसको पूर्णाकार भी कहा गया है, समग्राकृत भी कहा गया है और इसको गेस्टाल्टवाद भी कहा गया है। ठीक, तो गेस्टाल्टवाद जो है वो जर्मन विचारधारा है। इसके जो प्रतिपादक थे वो वर्दीमर, कोफका और कोहलर थे। वर्दीमर, कोफका और कोहलर थे। 1912 के आसपास इस विचारधारा की उत्पत्ति होती है। ये विचारधारा इस चीज को मानती है कि किसी भी संरचना
गेस्टाल्टवाद के अनुसार किसी भी संरचना का ठीक ठाक ढंग से पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है। किसी भी संरचना का ठीक ठाक ढंग से पता उसके संपूर्ण गुणों से होता है, ना कि उसके अवयवों के अलग अलग अवलोकन से पता चलता है। इनका मानना है कि किसी भी परिस्थिति का हम अध्ययन उसके संपूर्ण आकार में ही कर सकते हैं। जो संपूर्ण आकार से जब अध्ययन करेंगे, संपूर्ण भाग का अध्ययन करेंगे, तभी उसका प्रतिदर्श, उसका रूप हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो सकता है। जैसे मनुष्य के चेहरे की पहचान हम कब कर सकते हैं? जब आंख, नाक, कान, जीवा, ओठ जो भी है हमारे सामने वो सब मिलते हैं, तभी उसका चेहरा स्पष्ट होता है। आंख अलग हो, नाक अलग हो, कान अलग हो, तो इस तरह से अलग अलग करने पर उसका जो आकार होगा, उसका प्रतिरूप होगा, वो सही ढंग से स्पष्ट नहीं हो सकता है। ये गेस्टाल्टवादी थे। ये अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादियों के द्वारा किया गया। फिर पांचवी विचारधारा पर आते हैं हम, मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद की बात करते हैं। मनोविश्लेषणवाद क्या है, इस पर जब हम चर्चा करते हैं तो मनोविश्लेषणवाद के जो प्रतिपादक हैं वो वियना के चिकित्सक थे, वियना देश के चिकित्सक थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड को इसका जनक माना जाता है। सिगमंड फ्रायड ने चेतन और अचेतन मन की चर्चा की। चेतन और अचेतन मन में ही इन्होंने इदम, अहम और पराहम, इदम, अहम और पराहम की चर्चा की थी। इदम को उन्होंने अचेतन मन में रखा और अहम को उन्होंने चेतन मन में रखा, और पराहम जो हमारे समाज के रीति रिवाज होते हैं, प्रतिमांत होते हैं, आदर्श होते हैं, मूल्य होते हैं, उस श्रेणी में उसको रखा। इसकी चर्चा उन्होंने की। ठीक। फ्रायड का मानना था कि मनुष्य का व्यवहार उसके चेतन की अपेक्षा अचेतन मन से ज्यादा प्रभावित होता है। इसी की चर्चा फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषण सिद्धांत में किया। फ्रायड के अलावा मनोविश्लेषणवाद को आगे बढ़ाने का काम अल्फ्रेड एडलर ने किया और कार्ल जुंग ने अपने हिसाब से आगे इसको बढ़ाने का काम किया। तो ये मनोविश्लेषणवाद था। 1900 के आसपास इस विचारधारा की उत्पत्ति होती है। मनोविश्लेषणवाद के बाद छठा संप्रदाय जो आता है मनोविज्ञान का प्रमुख रूप से, वो है क्षेत्र सिद्धांत, फील्ड थ्योरी जिसको कहते हैं, क्षेत्रवाद भी कह सकते हो। क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन जो थे वो क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। इनके मनोवैज्ञानिक विचार स्थान विज्ञान, कुर्ट लेविन के जो मनोवैज्ञानिक विचार थे वो स्थान विज्ञान यानी टाइपोलॉजी तथा सदृश्यता, सदिशता, स्थान विज्ञान तथा सदिशता यानी वेक्टर पर आधारित हैं। इनके अनुसार, क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार, व्यवहार भूत अथवा भविष्य पर नहीं, व्यवहार भूत अथवा भविष्य पर नहीं अपितु वर्तमान क्षेत्र पर निर्भर करता है। व्यवहार भूत अथवा भविष्य पर नहीं अपितु वर्तमान क्षेत्र पर निर्भर करता है। व्यवहार की व्याख्या क्षेत्र के आधार पर करने के कारण यह क्षेत्र सिद्धांत कहलाया। व्यवहार की व्याख्या क्षेत्र के आधार पर करने के कारण यह क्षेत्र सिद्धांत कहलाया। और क्षेत्र का यहाँ तात्पर्य था जीवन स्थान से, क्षेत्र का तात्पर्य जीवन स्थान से था। ठीक, तो ये क्षेत्र सिद्धांत था। फिर क्षेत्रवाद, ये अगला संप्रदाय जो था वो पूर्णांगवाद था। होलिस्टिक साइकोलॉजी को कहते हैं, पूर्णांगवाद। ये जर्मनी और अमेरिका में विकसित संप्रदाय था पूर्णांगवाद। इसके पूर्णांगवाद के अनुसार व्यक्ति एक एकात्म अवयव है, यानी कि व्यक्ति जो है वो एकात्म अवयव है, यानी यूनाइटरी ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तथा मानव एक पूर्ण व्यक्तित्व है। मानव जो है वो होल पर्सन है, मानव एक पूर्ण व्यक्तित्व है, ऐसा इस विचारधारा का मानना था। इस विचारधारा को हम दो समूहों में रख सकते हैं। जो पूर्णांगवादी विचारधारा है इसको दो समूहों में रख सकते हैं। पहला समूह था अवयववादी समूह, यानी कि पर्सनलिस्टिक, ऑर्गेनालिज्म। ठीक, ऑर्गेनाइज्ड साइकोलॉजी। और दूसरा था पर्सनलिस्टिक साइकोलॉजी,
यानी कि अवयववादी मनोविज्ञान और व्यक्तिवादी मनोविज्ञान। अवयववादी जो मनोविज्ञान था, एडोल्फ मेयर, जी कागहिल तथा कुर्ट गोल्डस्टीन इस विचारधारा अवयववादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के थे, तथा व्यक्तिवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा के जो थे व्यक्तिवादी मनोविज्ञान के, वो G.W. आलपोर्ट का आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। व्यक्तित्व से संबंधित इनका सिद्धांत भी था। ठीक, तो आलपोर्ट महोदय थे। आलपोर्ट की परिभाषा एक थी जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। बहुत बार पूछते हैं लोग कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दी थी, तो व्यक्तित्व की सबसे अच्छी परिभाषा हमारे हिसाब से आलपोर्ट महोदय की थी। आलपोर्ट महोदय कहते थे, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनोदैहिक प्रणालियों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन है। व्यक्तित्व व्यक्ति में निहित मनोदैहिक प्रणालियों का एक ऐसा गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन निश्चित करता है। जो व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन निश्चित करता है, ऐसा आलपोर्ट महोदय का मानना था। फिर आता है अगली विचारधारा प्रेरकीयवाद। प्रेरकीयवाद कई जगह इसको प्रयोजनवाद भी कहा गया। तो प्रेरकीयवाद विचारधारा जो है वो परपोविज्म कहते हैं और इसको हार्मिक भी कहते हैं। हार्मिक शब्द जो है वो हर्म से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरक। हार्मिक शब्द जो है वो हर्म से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रेरक। तो प्रेरकीयवाद भी एक संप्रदाय है, एक स्कूल है साइकोलॉजी का, जिसके प्रतिपादक विलियम मैकडूगल, आप लोगों ने सुना होगा मैकडूगल का नाम। मैकडूगल इसके प्रतिपादक ही इंग्लैंड के रहने वाले थे विलियम मैकडूगल, और मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों पर चर्चा की। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक भी मैकडूगल को कहा जाता है। मैकडूगल ने कहा कि मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, और मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। ठीक, और इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और 14 उसके पीछे 14 प्रकार के संवेगों की चर्चा की थी। तो ये कुछ प्रमुख विचारधाराएं थी, प्रमुख संप्रदाय थे जो मनोविज्ञान के संप्रदाय थे। एक संक्षिप्त सी चर्चा हमने की जिन्होंने शिक्षा को प्रभावित किया। एक बार फिर से सुन लेते हैं। संरचनावाद, जिसके प्रतिपादक विलियम वुंड और टिश्नर थे, 1879 में इसका जन्म हुआ। प्रकारवाद, जिसके 2 संप्रदाय थे, शिकागो संप्रदाय और कोलंबिया संप्रदाय। शिकागो संप्रदाय के डीबी एंजल प्रमुख रूप से थे, और कोलंबिया संप्रदाय के थार्नडाइक और वुडवर्थ प्रमुख रूप से थे। फिर बात करती है 1900 में इसका जन्म हुआ। फिर व्यवहारवाद की बात करते हैं। जेबी वाटसन जिसके प्रवर्तक थे। जेबी वाटसन के साथ साथ पावलाव, बीस, हल और टालमैन भी इसके समर्थकों में थे। 1912 में यह आई विचारधारा। व्यवहारवाद के बाद संप्रदायवाद, वर्दीमल, कोफका और कोहलर, ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ये समग्र या सूझ का सिद्धांत इस संप्रदाय द्वारा प्रतिपादित किया गया 1912 में। फिर बात करते हैं मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद 1900 के आसपास, 1899-1900 के आसपास आई विचारधारा है, जो वियना के चिकित्सक सिगमंड फ्रायड थे, जिन्होंने मनोविश्लेषणवाद का जनक जिनको माना जाता है। इन्होंने चेतन अचेतन मन की और इदम अहम और पराहम की बात की थी। ठीक, और कहा था कि मनुष्य का व्यवहार उसके चेतन की अपेक्षा अचेतन से ज्यादा प्रभावित होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षेत्र सिद्धांत। कुर्ट लेविन क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक है, जिसमें क्षेत्र सिद्धांत में स्थान विज्ञान और सदिशता का अध्ययन किया गया है। पूर्णांकवाद जो है वो जर्मनी और अमेरिका में विकसित विचारधारा है। इन्होंने व्यक्ति को एक एकात्म अवयव है, यानी कि यूनाइटरी ऑर्गेनिज्म है, तथा मानव एक पूर्ण व्यक्तित्व यानी होल पर्सन है, ये कहा। और इस विचारधारा को 2 वर्गों में रखा गया। पहला अवयववादी मनोविज्ञान, जिसके एडोल्फ मेयर, कागहिल और गोल्डस्टीन थे,
और दूसरा व्यक्तिवादी मनोविज्ञान, जिसके आलपोर्ट महोदय थे। ठीक, इसके बाद प्रेरकीयवाद की बात आती है। प्रेरकीयवाद के प्रतिपादक इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल थे, जिनको धार्मिकवाद भी इसको कहा गया है। प्रेरकीयवाद जो था, इसके प्रतिपादक जो मैकडूगल थे, उन्होंने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की। तो ये मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय थे जो शिक्षा को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे। तो इसकी चर्चा हमने की। इसके आगे की वीडियो में हम मनोविज्ञान की विधियां या शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।